असल में आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सत्ता में रहने के लिए अपनी ही बच्चों की आंखें अपनी आंखों के सामने ही फुड़वा दी। कहते हैं कि वो एक ऐसी महिला थी जिसे ना तो शर्म थी ना ही किसी चीज का लिहाज। अपने काम को निकलवाने के लिए वो किसी के सामने भी कपड़े उतार देती थी। असल में दोस्तों हम बात कर रहे हैं एथेंस की राजकुमारी इरेने की। इरेने का जन्म लगभग 752 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। उसके परिवार के बारे में कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसका जन्म एक समृद्धशाली परिवार में हुआ था। बचपन से ही इरेने काफी सुंदर थी, लेकिन एथेंस में जातिवाद झगड़े और रंगभेद के झगड़े अक्सर हुआ करते थे। ऐसे ही एक बार एक गृह युद्ध के चलते इरेने के परिवार पर कुछ लोगों ने हमला किया, क्योंकि उसके परिवार में सब गोरे थे। और उस हमले के दौरान हमलावरों ने इरेने की खूबसूरती को देखकर उसे घर से उठा लिया और अपने साथ कॉन्स्टेंटिनोपल ले आए। लेकिन इरेने उनकी गिरफ्त से भागने में कामयाब रही और बचते बचते सम्राट कॉन्स्टेंटाइन फिफ्थ के महल के आसपास आ गई। कॉन्स्टेंटाइन उस समय महल के बगीचे में अपने सैनिकों के साथ टहल रहे थे। तभी उनकी नजर इरेने पर पड़ी। उस समय भी उसका चेहरा किसी फूल की तरह खिला हुआ था। कॉन्स्टेंटाइन ने उस लड़की को एक गुलाम समझकर उठा लिया और महल ले आया। उसे कुछ दिनों तक महल के चाल चलन में ढलने का मौका दिया गया और नवंबर 769 में कॉन्स्टेंटाइन ने अपने बेटे लियो से शादी करने के लिए उसे कॉन्स्टेंटिनोपल रवाना कर दिया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के इस फैसले से पूरा मंत्री परिषद और उनके बड़े राजा महाराजा संबंधी उनसे नाराज थे। मंत्रियों का कहना था कि अगर आपको वो लड़की पसंद है तो आप उसे अपने बिस्तर पर सजा लें, लेकिन इस तरह एक अनाथ को राजघराने की बहू बनाना सही बात नहीं है, क्योंकि हमें उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस मंत्रियों को आदेश दिया कि शादी की तैयारी करो। शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कुछ दिनों में दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और दोनों महल में हंसी खुशी रहने लगे। शादी के कुछ समय बाद ही इरेने ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के ठीक 3 साल बाद कॉन्स्टेंटाइन ने अपने खराब स्वास्थ्य के चलते आखिरी सांस ली, जिसके बाद लियो ने नए सम्राट के रूप में शपथ ली और महल की बागडोर अपने हाथों में ली। दोस्तों ये वो समय था जब इरेने को भी सत्ता का मजा आने लगा था। महल के कोष और जनता के फैसले को इरेने ही देखती और सुनती थी। अचानक एक दिन सुबह लियो की तबीयत खराब हुई और कुछ ही सेकंड्स में उसने दम तोड़ दिया। सब परेशान थे कि अचानक ऐसे कैसे हो गया। अभी 5 साल पहले सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मृत्यु और अब राजकुमार लियो भी नहीं रहे। अब इतने बड़े महल की बागडोर कौन संभालेगा। लेकिन इरेने ने बिना किसी हिचक के अपने बेटे को गद्दी पर बिठा दिया। मंत्रियों का कहना था कि अभी राजकुमार छोटे हैं, आखिर वो कैसे इतने बड़े बड़े फैसले करेंगे। इस पर इरेने ने कहा कि गद्दी खाली नहीं रहेगी। गद्दी पर नाम के लिए इरेने का 10 साल का बेटा था, लेकिन महल और राज्य को कैसे चलाना है, इन सब का दारोमदार इरेने के कंधे पर ही था। इरेने वैसे भी सत्ता की भूखी थी। महल की चमक और शाही खजाने की गर्मी ने उसे इतनी घमंडी और स्वार्थी बना दिया था कि वो किसी की भी नहीं सुनती थी। इरेने काफी दिमागदार थी, लेकिन उसकी पीठ पीछे एक षड्यंत्र रचा जा रहा था जो कि उसे नहीं पता था। असल में लियो के सौतेले भाई सीजर निकेफोरोस ने सिंहासन पर बैठने की कोशिश की और इस षड्यंत्र में निकेफोरोस का उसके साथियों और मंत्रियों ने पूरा साथ दिया। इरेने सोचती थी कि मेरे पति इस राज्य के राजा थे, तो इस वजह से मरने के बाद अब गद्दी मेरी या मेरे बेटे की होगी, और इसी गलतफहमी में उसने मंत्रियों से भी संबंध खराब कर लिए थे, जबकि उसे पता था कि अगर मंत्री नहीं चाहेंगे तो कोई भी राजा नहीं बन सकेगा। लेकिन अब उसे राजनीति समझ आ रही थी, इसलिए उसने शाम को एक मीटिंग की घोषणा की और उसमें उसने 4 मंत्रियों को बुलाया और चारों के सामने उसने खुलकर अपना प्रस्ताव रखा। एक मंत्री जो कि सबसे बूढ़ा था, उसे इरेने ने कहा कि आप इस राज्य के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंत्री हैं। आपने मेरे पति और उनके पिता के समय भी राज्य को टूटने से बचाया है। अब मैं चाहती हूँ कि इस राज्य पर मैं या फिर मेरा बेटा राज करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, और इन सब में मुझे आप सभी का साथ चाहिए ताकि निकेफोरोस राजा ना बने। अगर आप मेरी तरफ से बोलेंगे तो निकेफोरोस कभी राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके पास मंत्रियों की सुप्रीम पावर है। ये सुनकर मंत्रियों ने आपस में कुछ बातचीत की और कुछ देर बाद इरेने के पास आकर बोले कि आप एक कुशल रानी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, हम सब आपका साथ देंगे, लेकिन इसके लिए हमारी 2 शर्तें हैं।
एरिने ने जब शर्तों की बात सुनी तो उसे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास यही आखिरी मौका था। अगर ये मौका गया तो फिर गद्दी भी गई। इसलिए एरिने ने कहा कि ठीक है, शर्त बताओ। मंत्रियों ने पहली शर्त रखी कि राज्य से जितना भी कर आएगा उसका 30% कर हमें मिलना चाहिए। एरिने ने कहा ठीक है, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त को बताने में चारों मंत्री थोड़ा हिचकिचा रहे थे। तभी सबसे बूढ़े मंत्री ने कहा कि देखो रानी साहिबा, लियो की मौत हो चुकी है और आप अकेली हो और आपको भी अकेलापन सताता होगा, इसलिए जब कभी हमारा मन होगा या आपका मन होगा तो आपको हमारे साथ कक्ष में रात गुजारनी पड़ेगी। इस बात को सुनते ही एरिने का गुस्सा चेहरे से लाल हो गया था क्योंकि उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन बात फिर वहीं आकर फंस गई कि राज्य हाथ से चला जाएगा। काफी सोच विचार करने के बाद एरिने ने हाँ बोल दिया। मंत्रियों ने भी कहा कि कल आपको राजा घोषित कर दिया जाएगा। सुबह हुई और राज दरबार लगा, जहां निकोफोरोस भी अपने कुछ मंत्रियों के साथ पहुंचा था। लेकिन रात की शर्तों के मुताबिक सारे मंत्रियों ने मिलकर एरिने के बेटे को राजा घोषित कर दिया। सब कुछ एरिने के मन के मुताबिक हो गया था, लेकिन अब एरिने आने वाली रातों के बारे में सोचने लगी थी और यही सोचते सोचते एक सैनिक ने आकर उसे एक पत्र दिया और कहा कि मंत्री ने आपके लिए एक पत्र भिजवाया है। सैनिक के इतना कहते ही उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगी। उसने जब पत्र खोला तो रात में कक्ष में आने की बात लिखी हुई थी। एरिने अपनी बातों से मुकर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे इन्हीं मंत्रियों से आगे काम पड़ने वाला था। इसलिए उसने हिम्मत करके जाने का फैसला किया और रात का इंतजार करने लगी। और रात होते ही वो बूढ़े मंत्री के कक्ष में पहुंच गई। मंत्री ने हवस भरी निगाह से उसे देखा और उस पर किसी भूखे शेर की तरह झपट पड़ा। कुछ देर तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद एरिने ने इस बात का एहसास किया कि उसकी भूख को मंत्री शांत नहीं कर पा रहा है और थोड़ी ही देर में वो थक कर लेट गया। जब एरिने ने उसको आवाज दी तो उसने देखा कि मंत्री तो सो गया। अब एरिने ने सोचा कि क्यों ना दूसरे मंत्री के पास चला जाए। उस कक्ष से निकली और दूसरे मंत्री के कक्ष की तरफ बढ़ी और बिना खटखटाए ही अंदर चली गई। उस समय मंत्री सो रहा था, लेकिन अचानक दरवाजे की आवाज से वो अचानक उठा और उस समय एरिने का रूप देखकर चौंक गया। इस माहौल को जब तक मंत्री समझ पाता तब तक एरिने मंत्री पर झपट पड़ी। मंत्री ने भी बराबर जवाब दिया और फिर दोनों ने पूरी रात अपने जिस्मानी जरूरतों को एक दूसरे के साथ पूरा किया। अब एरिने और मंत्री दोनों को इस काम में मजा आ रहा था। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। अब एरिने का बेटा बड़ा हो गया था, जो कि खुद से कुछ फैसले करना चाहता था, इसलिए वो राज्य के कई कामों में दखल अंदाजी करने लगा था। ये सारी बातें एरिने को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने सैनिक से बोलकर अपने बेटे की आंखें निकलवा दी, जिससे महल में उसके हस्तक्षेप बंद हो गए। एरिने ने मंत्रियों की मदद से कॉन्स्टेंटिनोपल को भी जीत लिया और वहां की भी महारानी का ताज पहना। ऐसा करते करते उसने अनातोलिया समेत 6 राज्यों को जीता और उनकी महारानी बन गई। अपने हुस्न के जाम की बदौलत उसने मंत्रियों को बांध कर रखा। वो रोज रात को मंत्रियों के पास जाती और उनके सामने अपने कपड़े खोल देती और मंत्री भी किसी भूखे शेर की तरह अपने शिकार पर झपट पड़ते। बदले में एरिने उनसे अपना काम निकलवा लेती और साथ साथ वो अपने जिस्म की गर्मी को भी कुछ देर के लिए शांत कर लेती। एरिने को आभूषण और सोने चांदी का काफी शौक था, इसलिए उसने कॉन्स्टेंटिनोपल के कोष से सोने चांदी की बहुत चोरी की, लेकिन उसकी ये चोरी पकड़ी गई और कॉन्स्टेंटिनोपल के राज्य से उसे निर्वासित कर दिया गया, जिससे उसके ऊपर कलंक लग गया और धीरे धीरे उसके हाथ से सत्ता फिसलती चली गई और इसी सदमे में अगस्त 802 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार बताते हैं कि एरिने बार बार लोगों से ये कहती फिरती थी कि प्रॉफिट बड़ा चाहिए तो इन्वेस्टमेंट भी बड़ी करनी पड़ती है। इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा वो इसलिए कहती थी क्योंकि उसने अपने आप को इन्वेस्ट किया और बदले में अपने आप को बना लिया। तो दोस्तों, ये है रानी एरिने की कहानी। आपको ये कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।